हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ 1 जुलाई से हो रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस के बारे में जो जीएसटी, इनकम टैक्स एंड एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं। दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं तो आपके लिए भी ये चेंजेस एप्लीकेबल होंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो पहले मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देती हूँ। जो आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है उसको चेंज कर दिया गया है उद्यम रजिस्ट्रेशन में और ये इफेक्टिव हो रहा है 1 जुलाई 2020 से। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत ही सिंपल बना दिया गया है। पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, आप खुद से ही रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन होगा आपका सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पर। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की रिक्वायरमेंट अब नहीं है। आपको एक परमानेंट उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जो है असाइन किया जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। तो ये आपके लिए है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स। इसकी डिटेल वीडियो जल्दी ही हम अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया बताया गया है। अब कंपोजिट क्राइटेरिया जो है देखा जाएगा। इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा। माइक्रो, स्मॉल या आप मीडियम कैटेगरी में है। माइक्रो कैटेगरी के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ होना चाहिए। स्मॉल के लिए लेस देन 10 करोड़ आपकी इन्वेस्टमेंट और लेस देन 50 करोड़ आपका एनुअल टर्नओवर। मीडियम के लिए लेस देन 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट और लेस देन 250 करोड़ आपका टर्नओवर। तो अब चलते हैं हमारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन की तरफ। नोटिफिकेशन के फर्स्ट पॉइंट में यही बताया गया है कि किस प्रकार से क्लासिफिकेशन होगी, जो अभी हमने डिस्कस किया है क्राइटेरिया आपका। पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है कि जो आपका पूरा का पूरा प्रोसेस रहेगा वो बहुत ही सिंपल रहेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पर रहेगा। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे एक एंटरप्राइज विल बी असाइन परमानेंट आइडेंटिटी नंबर आपको असाइन किया जाएगा, जिसे आप उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर बोलेंगे। और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आपको बताया गया है कि क्या कंपोजिट क्राइटेरिया रहेगा। अगर आप उस क्राइटेरिया लिमिट को क्रॉस कर देते हैं तो फिर आप मान लीजिए आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्सीड हो जाती है या आपका जो टर्नओवर है वो ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपको नेक्स्ट कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो किस तरीके से ये होगा वो आपको बताया गया है। मैं एक ब्रीफ आपको ये नोटिफिकेशन का दे रही हूँ। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ वही बता रही हूँ। All the unit with GST and listed under the same PAN shall be collectively treated as one enterprise। एक पैन नंबर पे आपने जितने भी जीएसटी नंबर लिए हुए हैं उसे एक ही एंटरप्राइज काउंट किया जाएगा। एंड टर्नओवर एंड इन्वेस्टमेंट फिगर्स फॉर ऑल सच एंटिटीज शैल बी सीन टुगेदर। और एक पैन पे आपने जितने रजिस्ट्रेशन लिए हैं उन सभी के टर्नओवर को ऐड किया जाएगा, सभी की इन्वेस्टमेंट को ऐड करके देखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा है कैलकुलेशन कैसे होगी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। जो कैलकुलेशन रहेगी वो आपकी लिंक की जाएगी आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से। प्रीवियस ईयर की आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी होगी उससे अब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। इन केस ऑफ न्यू एंटरप्राइजेस के केस में वेयर नो प्रायर आईटीआर इज अवेलेबल द इन्वेस्टमेंट विल बी बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन। जो भी आप खुद से डिक्लेयर करेंगे उसके बेसिस पर। एंड सच रिलैक्सेशन शेल एंड आफ्टर द 31 मार्च ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच इट फाइल्स इट्स फर्स्ट आईटीआर। तो जब तक आप अपनी फर्स्ट आईटीआर फाइल नहीं कर देते हैं तब तक आपकी सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पर ही आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो कैलकुलेट होगी। जैसे ही आप फर्स्ट आईटीआर फाइल करेंगे तो फिर आपकी आईटीआर के बेसिस पर आपकी इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट होगी। द एक्सप्रेशन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट of the enterprise shall have the same meaning has assigned to the plant and machinery in the income tax rule 1962। तो plant and machinery का क्या मीनिंग रहेगा? जो आपके income tax rule 1962 में plant and machinery का मीनिंग है वही यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। एंड शेल इंक्लूड ऑल टेंजिबल असेट्स, उसमें सभी टेंजिबल असेट्स इंक्लूड होंगी अदर देन लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग। The purchase invoice value of plant and machinery or equipment, whether purchased first hand or second hand, shall be taken into account excluding GST on self-disclosure basis if the enterprise is a new one without any ITR। अगर आपकी ITR नहीं है, आप नई एंटरप्राइज है, तो ऐसी केस में आपका जो परचेज इन्वॉइस होगा, चाहे आपने सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी परचेज की हैं, आपके इन्वॉइस के बेसिस पर वो वैल्यू कंसिडर की जाएगी। उसमें से आपकी जीएसटी की अमाउंट को हटा दिया जाएगा। द कॉस्ट ऑफ सर्टेन आइटम स्पेसिफाइड इन एक्सप्लेनेशन 1 टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 of the act shall be excluded from the calculation।
नाउ अब आपकी टर्नओवर की बात आ गई है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ शैल बी एक्सक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग द टर्नओवर। तो एक्सपोर्ट अगर आपने किया है तो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, वो इंक्लूड नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन एज रिगार्ड टर्नओवर एंड एक्सपोर्ट टर्नओवर शैल बी लिंक टू द इनकम टैक्स एक्ट और जीएसटी। आपके जीएसटी और इनकम टैक्स से आपकी इन्फॉर्मेशन ली जाएगी आपके टर्नओवर की। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपकी अब जो इनकम टैक्स रिटर्न है और आपकी जीएसटी रिटर्न्स है वहाँ पे अब इसको लिंक किया जा रहा है। द टर्नओवर रिलेटेड फिगर ऑफ सच एंटरप्राइजेज विच डोंट हैव पैन विल बी कंसिडर्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस अप टू 31 मार्च 2021 एंड देयर आफ्टर पैन एंड जीएसटी शैल बी मैंडेटरी। तो अगर आपके पास पैन नहीं है तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पर ये जो चीज़ें हैं वो बतानी होंगी, लेकिन ये आप सिर्फ 31 मार्च 2021 तक ही आपको ये जो है बेनिफिट दिया जा रहा है। उसके बाद आपके लिए पैन एंड जीएसटी दोनों ही मैंडेटरी हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा का पूरा क्या रहेगा वो यहाँ पे बताया गया है। आपको फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर, जिसकी कोई भी फीस नहीं है। उसके लिए आधार नंबर आपका होना चाहिए। जो आधार नंबर है प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में प्रोप्राइटर का, मैनेजिंग पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म के केस में, और एचयूएफ के केस में कर्ता का। कंपनी और एलएलपी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट, ऑर्गेनाइजेशन और इस ऑथराइज सिग्नेटरी shall provide GST and PAN along with this आधार नंबर। तो कंपनी, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के केस में ऑथराइज सिग्नेटरी का। इन केस एंटरप्राइजेज ड्यूली रजिस्टर एज उद्यम विथ पैन, any deficiency of information for previous year when it don't have PAN shall be filed upon self declaration basis। Now no enterprise shall file मोर देन वन उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो आपको एक ही उद्यम रजिस्ट्रेशन अलाउड है, प्रोवाइडेड दैट एनी नंबर ऑफ एक्टिविटी इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस और बोथ में बी स्पेसिफाइड और एडिड इन उद्यम रजिस्ट्रेशन। आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप सभी वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको एक ही रजिस्ट्रेशन अलाउड है। Whoever initially misrepresent or attempt to suppress the self declared fact and figures appearing Udyam registration updation process shall be liable to penalty as specified under section 27 of the act। तो कोई भी अगर आप मिसप्रेजेंट करते हैं या फिर कोई गलत इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो फिर आपको पेनल्टी लगाई जाएगी। एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस के लिए अब क्या रहेगा? ऑल एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज रजिस्टर्ड अंडर EM Part 2 और UAM shall registered again on the उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2020। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन EM Part 2 और UAM के अंदर है तो आपको 1 जुलाई से दोबारा रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ऑल एंटरप्राइज रजिस्टर्ड टिल 30 जून shall be reclassified in accordance with the notification। The existing enterprise registered prior to, जो 30 जून से पहले जो बची हुई एंटरप्राइजेस हैं, shall continue to be valid up to 31 मार्च 2021 तक वो वैलिड रहेंगी। Any enterprise registered with any other organization under the Ministry of Micro, Small and Medium shall register itself under उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो आपको दोबारा से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना होगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आ जाता है अपडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्रांजिशन पीरियड इन क्लासिफिकेशन। एंड एंटरप्राइज हैविंग उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जो है अपनी अपडेट करेगी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उद्यम रजिस्ट्रेशन पर पोर्टल पर, इंक्लूडेड डिटेल्स ऑफ उसकी ITR और GST रिटर्न की सारी डिटेल्स जो कि उसकी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की है, और अदर इन्फॉर्मेशन ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। फेलियर टू अपडेट द इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड इन उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल विल रेंडर द एंटरप्राइज लायबल फॉर सस्पेंशन ऑफ इट्स स्टेटस। अगर आप ये सभी इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं करोगे तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया जाएगा। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड और गैदर फ्रॉम गवर्नमेंट सोर्सेज इंक्लूडिंग ITR एंड GST रिटर्न, द क्लासिफिकेशन जो है उसके बेसिस पर अपडेट की जाएगी। इन केस ऑफ ग्रेजुएशन फ्रॉम लोअर टू हायर कैटेगरी और हायर टू लोअर कैटेगरी, अ कम्युनिकेशन विल बी सेंड टू दी एंटरप्राइज। अगर आपको लोअर से हायर में लाया जा रहा है या हायर से लोअर कैटेगरी में लाया जा रहा है तो आपको कम्युनिकेशन जो है वहाँ पे दी जाएगी। इन केस ऑफ अपवर्ड चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट और टर्नओवर बोथ, consequent reclassification and enterprise will maintain its prevailing status till expiry of 1 year from the close of year of registration। अगर आपका अपवर्ड चेंज हो रहा है तो फिर वो 1 साल तक आपका सेम रहेगा।
In case of reverse graduation of enterprise as a result of reclassification due to actual changes in plant and machinery or equipment or turnover where enterprise is registered under the act or not, the enterprise will continue its present category till the closure of financial year. तो अगर कोई भी आपका रिवर्स ग्रेजुएशन होता है, रिक्लासिफिकेशन के टाइम कोई चेंज होता है, तो आप उसी क्लासिफिकेशन में एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक आप रहेंगे एंड विल बी गिवन द बेनिफिट ऑफ चेंज स्टेटस ओनली फ्रॉम द 1 अप्रैल ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और आपका जो स्टेटस होगा वो फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से चेंज कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ग्रीवियंस रिडर्सल के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि क्या क्या कहाँ पे आप अपने ग्रीवियंस सबमिट कर सकते हैं। तो ये तो थी MSME की रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो रहा है। सेकंड, अब हम बात करेंगे अपने इनकम टैक्स की। तो इनकम टैक्स में सेक्शन 194N जो है आपका इनेबल हो रहा है 1 जुलाई से। सेक्शन 194N कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश विड्रॉल करेगा तो ऐसे केस में बैंक्स उसका 2% TDS डिडक्ट करेंगे। ज़रूरी नहीं है आपने एक अकाउंट से किया हो, एक से ज़्यादा अकाउंट से भी अगर आपने किया है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर तो आपका 2% TDS डिडक्ट किया जाएगा। किस तरह से डिडक्ट किया जाएगा? मान लीजिए एक बार आपने 75 लाख निकलवा लिए, नेक्स्ट टाइम आप 30 लाख निकलवाने गए तो 1 करोड़ से ऊपर जो भी अमाउंट है उस पर आपका TDS डिडक्ट किया जाएगा। इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ एग्जांपल्स के साथ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ताकि अगर आपने वो मिस कर दी है तो आप दोबारा से उसे देख सकें। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चेंज भी किया गया है कि दोस्तों अगर आपने पिछले 3 साल की रिटर्न्स फाइल नहीं की है, मान लीजिए जिस फाइनेंशियल ईयर में आप ये विड्रॉल कर रहे हैं उससे पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स की अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की है तो फिर ये 1 करोड़ की लिमिट आपके लिए चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी कि 2% जो आपके लिए 1 करोड़ की लिमिट है वो 20 लाख हो जाएगी। यानी कि अगर आप 20 लाख से लेकर के और जो है 1 करोड़ तक का अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो फिर आपका 2% डिडक्ट होगा TDS, और 1 करोड़ से ऊपर का अगर आप अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो आपका फिर 5% TDS डिडक्ट किया जाएगा। तो ये आप जो डिटेल वीडियो मैंने अपलोड की है आप वहाँ से इसकी पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। थर्ड, आपकी GSTR 1 फाइलिंग को भी अब SMS के थ्रू अलाउ कर दिया गया है जो इफेक्टिव हो जाएगा 1 जुलाई से। तो ये थे 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आपके एप्लीकेबल हो रहे हैं 1 जुलाई से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।